बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। अपनी दुआओं में अपने मुल्क को याद रखें, हम लोगों को खुसूसी तौर पर याद रखें। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, पता नहीं अल्लाह ताला ने कब किसकी दुआ सुन लेनी होती है। तो रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि अपनी दुआ में हम सबको याद रखें। प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे, इससे पहले कि हम आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ जाएँ, आपके साथ ये शेयर करना बहुत ज़रूरी इसलिए भी है कि छोटी सी गलती की वजह से, किसी की गलती की वजह से किसी की भी जान जा सकती है। अपने घरों से सब लोग सुबह दफातर निकलते हैं, अपने कारोबार पे निकलते हैं, आपको नहीं पता चलता किसी मोटरसाइकिल सवार ने गलती की और किसी दूसरे की जान चली गई। मोटरसाइकिल सवार ट्रैफिक कवानीन तोड़ने वालों में सबसे आगे हैं। ये आज सुबह की अपडेट है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 4 माह की अगर रमा साल के बाद की जाए, 18 लाख ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियां सिर्फ मोटरसाइकिल सवारों ने की हैं। ये चीज़ें हम आपके साथ शेयर क्यों करते हैं? हम बड़ा कोसते हैं सिटी ट्रैफिक पुलिस सही काम नहीं कर रही है, चालान किए जा रहे हैं, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि हम खुद क्या कर रहे हैं। ये मोटरसाइकिल सवार जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जो सिग्नल्स तोड़ देते हैं, जो वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, छोटे बच्चे जिनको आप मोटरसाइकिलें देकर घरों से बाहर निकाल देते हैं, वो किसी की ज़िंदगी जाने का सबब बन सकते हैं। ये ज़िंदगी बहुत अहम है। अपनी ज़िंदगी की कदर कीजिए, दूसरों की ज़िंदगी की कदर कीजिए, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए, ख़ुद भी महफूज रहे, दूसरों को भी महफूज रहने दें, ट्रैफिक पुलिस को भी अपना काम करने दें। आज का ये मैसेज है। रिक्वेस्ट आपसे अगेन यही रहेगी कि प्लीज़ 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 ट्रैफिक कवानीन की पासदारी कीजिए। पेरेंट्स से दरख्वास्त ये है कि अपने कम उम्र बच्चों को, छोटी एज के बच्चों को मोटर बाइक्स दे के बाहर ना निकालें, बहुत ज़्यादा नुकसान का बाइस है। पहली खबर की तरफ आएंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है, राउदिलशाद हुसैन साहब, इरफान मलिक ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली खबर, जमात इस्लामी ने एहतजाज की कॉल दे दी। हुकूमत सब्सिडी दे तो सस्ती रोटी बेचेंगे। मुत्तहिदा नान भाई एसोसिएशन ये कहते हैं 8 मई से तंदूर बंद करने की तंबीह कर दी गई है। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का किसानों के साथ चेयरिंग क्रॉस पर धरना। मामला क्या है राउत साहब, आपसे आगाज कर लेते हैं। देखिए, ये पंजाब हुकूमत ने रोटी की कीमत सस्ती की क्योंकि जो 20 किलो आटे का थैला था वो पहले 500 रुपये सस्ता हुआ, उसके बाद फिर 800 रुपये सस्ता हुआ, यानी जो 2600 से 2800 में फ़रोख्त हो रहा था वो 1800 1900। और इसका इम्पेक्ट बुराई तौर पर जो गवर्नमेंट की इंटेंशन थी वो यही थी कि अगर आटे की कीमत कम हुई है तो रोटी की कीमत भी कम होनी चाहिए। और रोटी की कीमत कम करते वक्त ये फ़ैसला तो सादर फरमा दिया गया, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स थे उनको एतमाद में नहीं लिया, जिसका खमियाजा आज भुगतना पड़ रहा है कि कभी नान भाई जो है वो स्ट्राइक पर जा रहे हैं, कभी कुछ। तो आपको अगर आप चाहते हैं कि कोई अगर चीज़ सस्ती होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आम तौर पर वैसे हमारे यहाँ टेंडेंसी तो ये है कि बढ़ती कीमतें जब बढ़ जाती हैं तो उसके बाद कम भी हों तो कम आम आदमी के लिए मुयसर नहीं आती। ये एक अलमिया भी है। अज़ खुद कभी किसी ने नहीं ऐसा किया कि अगर उसकी कॉस्ट में कमी आई है तो वो इसका रिलीफ जो है वो आम आदमी को भी दे, ख्वाह वो तंदूर वाला हो या वो रिक्शा ड्राइवर हो या वो ट्रांसपोर्टर्स हो। इस पे तो बिल्कुल अफसोस की बात भी यही है कि जब भी कीमतों में इजाफा होता है तो हम देखते हैं कि फौरी तौर पर सभी लोग कीमतें बढ़ा देते हैं। अगर किसी के पास स्टॉक पड़ा है तो उसका रातों रात जो स्टॉक है वो 6 गुना बढ़ जाता है। लेकिन अगर वो सस्ती हुई हैं चीज़ें तो सस्ती करते वक्त तकरीबन ही मौत वाक़या वाला हिसाब होता है कि वो चाहते ही नहीं है कि वो सस्ती हो। तो इसमें अगर गवर्नमेंट पहले ही फैसला करने से पहले एक तमाम स्टेक होल्डर्स को लेती है और उनके साथ बैठ कर मशावरत करके, और फिर जो रोटी का जो रेट रखा है 16 रुपये, वो भी बड़ा मज़े का खेज़ है कि आपने 2 रोटियाँ ली तो 32 रुपये, यानी 32 रुपये का जो हिसाब है वो आपको बखूबी अंदाज़ा है कि आजकल जो आपकी करेंसी की डिवेल्यूएशन है वो इस हद तक गिरी है। तो आपको 35 या 40 ही देने पड़ेंगे अगर आपने 2 रोटियां ली हैं। तो इसको नहीं मलूजे खाते रखा गया, या 15 रुपये करते, या जैसे नान है 25 से 20 आया और ये 20 से 15 इसको करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो नान भाई एसोसिएशन है उनको आप सेट असाइड नहीं कर सकते। आखिर आपने अगर तंदूर ही बंद होते हैं, तंदूर बंद होने से लाहौर शहर में सिर्फ एक तहसील की मैं आपको बात बता रहा हूँ, तहसील सिटी में 4000 तंदूर हैं। मेरे सामने एक दिन ये बात हो रही थी और 4000 तंदूर हैं। 4000 तंदूर का मतलब ये है कि एक तंदूर पर 5 लोगों का रोजगार है।
और इसका ये मतलब हुआ कि तकरीबन 25 से 30 हज़ार सिर्फ एक तहसील में, लाहौर शहर की सिर्फ एक तहसील में। और अगर आप इसका जनरल फार्मूला भी लें, 500 तहसीलों की अगर बात करें तो लगभग ये जो तंदूरों की तादाद है ये 1 लाख से तजावज़ कर जाएगी। और इसका ये मतलब हुआ कि तकरीबन 5 लाख अफराद अगर बंद होते हैं तो 5 लाख अफराद जो है वो बराह रास्त हिट होंगे। ये वो वाले लोग हैं जिन्होंने दिन भर आग के आगे आपको रोटी पका के देनी है और रात को जब दिहाड़ी मिलनी है तो उसी दिहाड़ी से अपने घर में उन्होंने अपने बच्चों का जो राशन है अपनी रोटी रोजी के लिए जो है वो करना है। तो ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट भी है कि गवर्नमेंट ने एक फैसला किया, चीफ मिनिस्टर ने, और उसके बाद उस फैसले को डंडे के ज़रिए अमल दरामद का आगाज़ कर दिया। नीचे तक जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं या पटवारी हैं उनको टारगेट दे दिए, चलान होना शुरू हो गए, FIRs। बिल्कुल ठीक बात है, मगर इसके साथ साथ आपको उनके मसाइल का भी तो अदराक होना चाहिए। एक तंदूर ऐसे होते हैं कि अगर आप दोनों तरफ 2.5 लाख रुपए हल करके चलें तो ज़्यादा यूसुफ, जब एक तंदूर को 2.5 लाख रुपए के गैस के बिल्स आएंगे, सही कह रहे, तो वो बेचारा कैसे मीट कर पाएगा? उसको कोई सब्सिडाइज करें। जैसे माजी में आपने सस्ती रोटी की, 2 रुपए की रोटी जब मिलती रही है, बिलाशुबा ये एक आम आदमी का, ये बहुत बड़े तबके को ये रिलीफ मिलता है रोटी की कीमत कम होने से, क्योंकि आम आदमी के लिए रोटी ही तो बची है। हाँ, बस और लेविश लाइफ की तो कोई सोच भी नहीं सकता, और उनके लिए रोटी ही अब 20 रुपए की रोटी, जो जाहिर है ये उसके लिए मसाइल को मीट करना बड़ा मुश्किल हुआ है। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, जहाँ पर जिन खानदानों की राउत साहब ने निशानदेही की है ना, अगर चूल्हे बंद होते हैं, अगर तंदूर बंद होते हैं तो वो मुतहम्मिल नहीं है, तो आम आदमी जिसने रोटी खरीद के खानी है, वो मजदूर जिसका भी परसों आप लोगों ने दिन मनाया है, वो भी मुतहम्मिल नहीं है। इरफान साहब, ऐसा ही है, ये सब बंद हो गए तो कहाँ से 2 वक्त की रोटी खाएगा? अना, इसको बंद होने से पहले आप, जैसे आपने बात की कि वो मजदूर जिसका आपने दिन मनाया, उसकी कुव्वत सकत को भी तो मद्देनजर रखें। हाँ। कि वो तंदूर माफिया जो है ये कह रहा है कि हम 20 रुपए की रोटी बेचेंगे, जबकि आपको आटे के अंदर अच्छा खासा सब्सिडाइज आटा मिलना शुरू हो चुका है। अगर इसका आप SOPs और इसके ऊपर कंट्रोल कर लें कि तमाम तंदूर जो हैं, जो अब तंदूरों का इशू क्या है कि जितने भी तंदूर हैं, जिसने भी सब्सिडाइज आटा लेना है उसने पहले रजिस्टर्ड होना है। रजिस्टर्ड होने के साथ उसको एक कार्ड मिलना है, कार्ड मिलने के बाद उसको सब्सिडाइज आटा मिलेगा। अब राव साहब ने 4000 तंदूरों की यहाँ पे लाहौर तहसील की बात कर दी, सिटी तहसील लाहौर की तहसील की बात कर दी, तो इसमें 4000 के करीब जो लोगों के कार्ड नहीं हैं, इसमें कार्ड जो हैं वो 1500-1700 कार्ड लोगों के हैं तंदूर मालकान के। जब 1200-1300 लोगों ने कार्ड ही रजिस्टर्ड नहीं किए, अप्लाई नहीं किया, तो उसके बाद उनको सब्सिडाइज आटा कैसे मिल सकता है? एक तो ये चीज़। दूसरी तरफ बहुत सा तबका ऐसा है जो 20 रुपए की रोटी अफोर्ड नहीं कर सकता। एक मजदूर जिसने सारा दिन ईंटें उठानी हैं, उसने ये चीज़ें वो वहाँ पे बेलचे के साथ काम करना है, उसने 3 से 4 रोटियाँ खानी हैं, और उसको अगर 20 रुपए की रोटी मिलेगी, चलें उसको 16 रुपए का, 15 रुपए का रोटियों में सिर्फ रिलीफ मिल रहा है एक वक्त में, तो मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और गवर्नमेंट को इसके ऊपर देखें 100 रुपया बचेगा, लेकिन उसके साथ साथ आप देखें कि स्टेट को अपना रेट जो है वो इसी तरह मनवानी होती है। ये नहीं होता कि आप कोई सड़क के ऊपर आ गया तो आपके चले ठीक है हम इसकी बात मान लेते हैं। क्यों मान लें? जब स्टेट ने फैसला किया है कि तमाम जो कार्ड होल्डर हैं उनको हमने सब्सिडाइज आटा देना है, उनको आटा मिल रहा है। जो सब्सिडाइज आटा के वो अहल नहीं है, जिन्होंने कार्ड अप्लाई नहीं किया, उनको नहीं मिलना। अब वही लोगों की एक बड़ी तादाद है जो एहतजाज कर रही है, जो धमकियां लगा रही है कि हम तंदूर बंद कर देंगे, कार्ड होल्डर नहीं है। ये इश्यूज इन लोगों को खुद भी दूर करने पड़ेंगे। ये नहीं होगा कि स्टेट ने अगर कह दिया है कि रोटी 16 रुपए की बिकनी है तो कहते हैं नहीं, अगर दिखाने पे आई है तो वो आपको नजर आना बिल्कुल, और ये होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए। देखिए स्टेट का काम ही यही है कि आपने अगर कोई डिसीजन लिया है तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि आप कोई 4 लोग एहतजाज करने आके बैठे, या 50 लोग या 100 लोग या 5000 लोग भी एहतजाज करने आ गए, तो आप अपने फैसले से वापस चले जाए, विड्रॉल कर लें और इनके प्रेशर में आ जाए। इस तरह हर कोई आप पे प्रेशर जो है वो बिल्ड करेगा। कोई कहेगा कि रोटी सस्ती नहीं मिली, हमें आगे हमें यहाँ मुश्किल से किसी बात पे गवर्नमेंट की रिट नजर आती है। रिट जो है ये बहुत ज़रूरी है, और इसमें जहाँ पे ये बात आप लोगों ने पहले की
कि कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं कि इन लोगों के साथ आपने स्टेक होल्डर्स, आपने अमल दरामद करवाना है, अपनी असल बात ये इंतजामिया के जरिए करवाना है। ठीक है, लेकिन आपको एक तंदूर वाले को 2.5 लाख रुपए का गैस का बिल आ रहा है, भाई उसका तो कुछ करें। जो सिर्फ 30-35 हजार साहब, कोई मुझे आप इस तरह की बातें ना करें, मेरी बात सुन लें। लाहौर में मैं वही बता रहा हूँ, नहीं बिल भी आ रहे हैं, मैं ये बात 2.5-3 लाख रुपए बिल आ रहे हैं गैस के। कोई तंदूर मुझे ऐसा बता दे जिसको एलपीजी इस्तेमाल 100 ग्राम का आटा पेड़ा आपको मिल रहा हो, कोई भी लाहौर का जो है वो बता दे। ये मसाइल है, ये मसाइल नहीं है, ये चोरी है, ये चोरी है। जब आप किसी का हक मारेंगे, जब किसी का हक मारेंगे, ये मसाइल किसी को 100 ग्राम का पेड़ा नहीं देंगे और उसमें आप जस्टिफाई करेंगे जी मुझे बिल आ गया, मैं इस वजह से नहीं दे रहा। ये तो हर दफा इनके बिल 2 रुपए की जब रोटी बिकती थी तब भी 100 ग्राम का पेड़ा नहीं था। ये इश्यूज इनके शुरू से ही चल रहे हैं। ये माफिया बन चुका है, वही ना, अब भी सब्सिडाइज आटा, एक तो पूरा अब भी सब्सिडाइज आटा, अब भी सब्सिडाइज आटा नहीं मिल रहा। अभी भी सब्सिडाइज आटा के लिए अर्ज ये है कि सब्सिडाइज आटा नहीं मिल रहा, जिनके पास शुरू करना है इन्होंने, कार्ड करना है। ऑलरेडी उनको मिल रहा था, नहीं, ऑलरेडी उनको मिल रहा था। ऐसा नहीं है, ऐसा है, आप इसको वेरीफाई। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक बिल्कुल नहीं करता, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, वो आप इत्तेफाक न करें। मैंने काफी नान भाई एसोसिएशन को डिस्ट्रिक्ट को काफी कवर किया हुआ है। वो आपने कवर किया है, सब्सिडाइज आटा होता है। जब पंजाब में कितने लोग कार्ड होल्डर हैं जिनको सब्सिडाइज आटा मिलता रहा है रमजान में? वो बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी नहीं, बहुत पुरानी बात है। वही सिस्टम अभी तक चल रहा है, नहीं चल रहा, वही सिस्टम अभी तक चल रहा है, जिसकी वजह से इन लोगों को, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि आटे की कीमतों में कमी हुई, उसका इम्पैक्ट नीचे आना चाहिए, लेकिन चूंकि हमारे मिजाज में नहीं है, फिर हम और थोड़े हमें मसाइल का भी सामना हो, तो इसमें स्टेक होल्डर्स और उसके बाद हम बन के सड़क के ऊपर आ जाएं और हम कहें कि हम ये हुकूमत भी नहीं चलने देंगे। तो हमारा वतीरा है। देखिए, ये वतीरे खत्म होने चाहिए। हमने ये चीजें 2016 से देख रहे हैं, 2015 से देख रहे हैं। रमजान से पहले ज़खीरा अंदोज़ी अपने अरूज पर होती है, और वो ज़खीरा अंदोज़ी करने वाले सारे, अगर एहतजाज आ गया जिस तरह से अब कहा जा रहा है, और फिर हमारी ऑपोजिशन जब आती है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ज़खीरा अंदोज़ी अरूज पर होती है रमजान से पहले, और बाद में पता चलता है कि वो शहर के सारे ज़खीरा अंदोज़ जो है वो उम्रा करने उनकी तस्वीर आप बाकी रह गई कि जो तो ये ना करें ऐसे, ये हो रहा है, साथ देंगी तो ये एहतजाज मेरे ख्याल से ज्यादा जोर पकड़ जाएगा, जिसके मुताहमिल आम लोग तो बिल्कुल भी नहीं है। हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर क्या है जी? मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी खबर है, और पिछले दिनों जिस तरह से पैदर पे ये वाकयात हो रहे थे, खौफ आना शुरू हो गया था। वो एक कराची वाला इम्पैक्ट जहन में आ रहा था। मास्टरमाइंड उस्मान खरासानी गिरफ्तार किया गया। इरफान मलिक साहब की खबर है, लाहौर पुलिस ने शूटर्स के निशाने पर 10 रोज में 3 हमले, 2 एहलकार शहीद। इरफान साहब, किस तरह से ये शख्स देखिए, ये बहुत अलार्मिंग चीज़ थी कि मैंने तो आपको कहा कराची वाली वो एक सिचुएशन में आना शुरू हो गई। अच्छा, उसमें आपको एक और चीज़ बताएं कि जब ये पहला इंसिडेंट हुआ, उससे कुछ दिन पहले एक एनकाउंटर हुआ था। एनकाउंटर में बाप बेटे को पुलिस एनकाउंटर के अंदर वो मारे गए थे, और एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ था। तो ये जब उसके बाद ये रिएक्शन के तौर पे हम समझ रहे थे कि शायद ये रिएक्शन है उस एनकाउंटर का, क्योंकि उस फैमिली के 4 जो बच्चे थे वो अभी मौजूद थे, और पुलिस के मुताबिक हो सकता था कि उन लोगों ने ये किया हो। फिर उसके बाद एक और इंसिडेंट हो जाता है, सब इंस्पेक्टर को शहीद कर दिया जाता है। फिर ख्याल आया पुलिस को, और पुलिस ने सारे जो प्रोफाइलिंग करने शुरू कर दी कि कौन लोग हो सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि जो काम रात को किया गया, कि आपने तीसरे इंसिडेंट के बाद फौरी तौर पे कल यानी कि 2 दिन पहले जो टकसाली में एक एहलकार को कत्ल किया गया, शहीद किया गया, उसके बाद आपने फौरी तौर पे पूरा लाहौर मुतहर्रिक हुआ, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज मुतहर्रिक हुई, और आपने कुछ ही टाइम के अंदर, कुछ ही वक्त के अंदर उस मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया, उसके भाई को भी पकड़ लिया, सारा कुछ आपने रिकवर कर लिया। लेकिन यही प्रैक्टिस आप पहले रोज़ कर लेते थे तो मज़ीद 2 जो हैं वो जाने ना जाती। और उसके साथ एक और चीज़ कि ये वो लोग थे जो जिनको डर ही नहीं था कि हम कभी पकड़े जाएंगे, क्योंकि ये लोग प्लान करके बैठे थे कि लाहौर में बड़ी तबाही भी करनी है, क्योंकि जहाँ पे ये रेड की गई वहाँ से बारूद भी बरामद हुआ। और फिर उसके साथ एक और चीज़ भी है
कि क्या पुलिस का नेटवर्क, क्या हमारी इंटेलिजेंस का नेटवर्क इतना वीक हो चुका है कि यहाँ पे हम हर घर के अंदर, किसी घर के अंदर किराएदार नहीं उसने रजिस्टर नहीं करवाया, फौरी उस पर पर्चा दे रहे हैं। यहाँ पे ये लोग जो रह रहे हैं, क्या हमने इनको रजिस्टर्ड किया? अगर रजिस्टर्ड किया तो हमने इनको वेरीफाई किया, हमारी इंटेलिजेंस कहाँ थी कि लोग यहाँ से निकलते थे, गोलियाँ मारते थे, जाके फिर आराम से घर में सो रहे होते। कल जब रेड की गई तो वो शख्स अंदर सो रहा था, पुलिस ने मोटरसाइकिलें देखी। और उसके बाद एक और मैं इस यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हमारी पुलिस इतनी अनप्रोफेशनल कि जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि एक शख्स जिसने घर में बारूद रखा हुआ है, जिसने ऑलरेडी 2-3 पुलिस एहलकारों को गोलियां मार चुका है, उसकी घर के बाहर से इन्होंने दीवार से देखा कि अंदर मोटरसाइकिल खड़ी है, तो तमाम पुलिस के अफसरान जो हैं वो छलांगे मारते हुए अंदर चले गए और जाके उसको पकड़ लिया। अगर वो सोया ना होता तो आज एक और बड़ा साना हो चुका होना था, वहाँ पे रिटेलिएशन होनी थी, वहाँ पे अगर बारूद वो फाड़ लेता तो उसके बाद सोचे ये क्या सूरत हाल होनी थी। खैर अच्छा हुआ, पकड़ा गया। अब उसका नेटवर्क जो है वो ट्रेस किया जाएगा। फिर उसके साथ एक और चीज़ भी है कि ये शख्स, दोनों जो भाई पकड़े गए हैं जिनका ताल्लुक एक कालादन तंजीम खुरासान से है, और उसमें इन दोनों को पहले भी कुछ साल पहले काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट गिरफ्तार कर चुकी थी। अच्छा। और ये अलार्मिंग चीज़ है कि आप जो लोग ट्रेंड हों, ये ट्रेंड थे, अफगानिस्तान से ट्रेनिंग करके आए हुए थे, जो लोग ट्रेंड हों, जिनको आपने पकड़ा हो और उसके बाद उनको आप ऐसे छोड़ दें कि उनकी सर्विलेंस ही ना हो, कि वो जब चाहे जिसका दिल करे उठे जाके लोगों को मारे और आके आराम से घर में सो जाए। तो ये मैं चीज़ें समझता हूँ कि ये पुलिस को, हुकूमत को और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सवाल तो ये भी है कि कब से वो वहाँ रेंट पर रह रहे थे, कभी किसी ने उनसे, जिनके पास रेंट पर रह रहे थे, क्या उनके पास उनकी डिटेल्स नहीं थी? क्या मुतल्लिका थाने में उनका इंदराज नहीं हुआ था? ये चीज़ें तो बहुत अहम है। देखें, यही चीज़ें हैं कि हम कांस्टेबल को भेजते हैं, कांस्टेबल गाड़ी के ऊपर जाता हुआ देखता है, उसको कोई बताता है कि इस घर के अंदर किराएदार हैं, तो वो फौरी तौर पे उनके घर पे चला जाएगा और उनसे कहेगा कि अच्छा चलो तो थाने लेके जाना, पर्चा करना। वो अगर उन्होंने 5-10 हज़ार रुपया मौके पे दे दिया तो उनकी बचत हो जाएगी। और अगर उन्होंने नहीं दिया तो जाएंगे, एक रूटीन का पर्चा होगा, बाद में उसमें पर्चे में उसको ज़मानत करवाने में और बाकी मामला करने में उसको फिर कुछ 10-20 हज़ार रुपया देना पड़ेगा। जब वो 10-20 हज़ार रुपया दे के आके घर में सुकून से बैठ जाएगा, उससे किसी ने नहीं पूछना, किसी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी। आप उन लोगों के खिलाफ किसी ने कार्रवाई नहीं करनी जिसने 10,000 रुपया लेके छोड़ देना है। ये तमाम SHOs, तमाम DSPs, तमाम SPs, तमाम SSPs, DIGs, CCPO, IG, ये तमाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने फोर्स के ऊपर एक आपने चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है आपके पास पूरा। ये नहीं है कि ये IG बैठा है तो IG को नीचे नहीं पता कि थाने में क्या हो रहा है, IG को भी पता है, क्योंकि आपके पास सिस्टम ऐसा है। जब आप उस सिस्टम में फोकस नहीं करेंगे, आप अपनी पोस्टिंग के लिए फोकस करेंगे, आप अपनी जो है वो गुडविल के लिए फोकस करेंगे कि मैंने जो काम को कैसे खुश करना है उनके लिए मैंने, बिल्कुल जब आप इन चीज़ों में रहेंगे, ये IG से लेके कांस्टेबल तक, ये सिर्फ IG की बात नहीं है, ये IG से लेके कांस्टेबल तक तमाम का ये वतीरा है कि हमने अपने से ऊपर जो लोग हैं उनको खुश करने के लिए तमाम कानूनी गैर कानूनी तरीके अपनाने हैं, अपनी पोस्टिंग बचाने के लिए तमाम चीज़ें करनी है। उसके बाद आप सोचें की बात कर रहे हैं, बिल्कुल पॉलिश की बात कर लें कि वो अपनी पोस्टिंग पॉलिश के जरिए करवा रहे होते हैं कई लोग, और जो शहर के जो सरबराह हैं वो भी हालात इसी तरह चलेंगे। अच्छा, चीनियों की सिक्योरिटी के हवाले से भी इरफान मुझे बता दीजिएगा, 80% नॉन CPEC 1 सुपर पर काम रोक दिया गया है, ये भी बड़ा अहम मामला है ना। ये देखें, वज़ीर दाखिला ये काम वहीं से शुरू हुआ। चाइना के जो चीनी बाशिंदों की बस के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद जब इसके सारी मामला देखे गए तो पता चला कि वो बसें जो हैं वो तो ना तो बुलेट प्रूफ थी ना बम प्रूफ थी। उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि जितने भी चाइनीज़ जो हैं वो सफ़र करेंगे तो उसके लिए बुलेट प्रूफ बसों का, गाड़ियों का इंतज़ाम किया जाएगा। अब इसके लिए वज़ीर दाखिला की जानिब से तो अहकामात दे दिए कि पंजाब में वज़ारत दाखिला की तरफ से एक जो है लेटर जारी किया गया महकमा दाखिला की तरफ से कि जितने भी नॉन CPEC और CPEC के प्रोजेक्ट, हमारे पास 2 डिफरेंस किस्म के जो चाइनीज़ यहाँ पे आते हैं, एक CPEC के लिए जो काम कर रहे हैं सरकारी तौर पे, जो नॉन CPEC के लिए भी सरकारी तौर पे यहाँ पे लोग आते हैं, लेकिन वो नॉन CPEC के तौर पे सरकारी तौर पे जो आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ निजी लोग, बिजनेस कम्युनिटी, वो लोग जो यहाँ पे आते हैं उनको सिक्योर करने के लिए भी यहाँ पे लाहौर पुलिस की भी, पंजाब पुलिस की या ज़िले की पुलिस की जिम्मेदारी होती है। जो CPEC प्रोजेक्ट पे या सरकारी तौर पे आएंगे उनकी जिम्मेदारी होगी स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की। इसके लिए अब स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के लिए
13 बसें जो है 13 गाड़ियां वो खरीदने की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट मंजूरी भी दी गई। वहाँ पे सारे वो रिटायर्ड लोग जो हैं वो लगा दिए जाते हैं। ठीक है, वो एक लेकिन ऐसी फोर्स है जिसने आपके मेहमानों को और आपके सरमायाकारों की हिफाजत करनी है। वो बात और ठीक है। वो फोर्स की अगर आप हालत देख लें तो वो, मैं उसको बराए नाम से आगे मैं कुछ नहीं, उससे बेहतर है कि एलीट फोर्स लगा दी जाए। देखो वो सारी चीजें हैं उनके पास, ट्रेन लोग होने इक्विप्ड किया गया है, ट्रेन लोग हैं। लेकिन बात यह है कि जब लाहौर में या पंजाब में इतनी बड़ी तादाद के अंदर चाइनीज़ लोग बाशिंदे आ जाएंगे, जो लोगों ने बुलाया, अगर राव साहब ने यहाँ पे कंपनी बनाई, इन्होंने चीनी इंजीनियर्स वहाँ से हायर किए या बिजनेस कम्युनिटी वहाँ से बुलाई, तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी सिक्योरिटी के लिए भी इंतजाम करें। अब इनसे कहा गया कि आप लोग अपने जो गेस्ट हैं आपके नॉन सी पैक प्रोजेक्ट के ऊपर आए हैं, प्राइवेटली आए हैं, इनके लिए बुलेट प्रूफ बसों का इंतजाम करें, बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इंतजाम करें, या खरीद लें या किराए पे ले लें। अब ये जो लोग, जिन लोगों ने इनको बुलाया, उन्होंने ना तो किराए पे ली ना उनको गाड़ियों को खरीदा। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि इन प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए। जब ये प्रोजेक्ट अब बंद होंगे, उनको जो जिन लोगों ने इन्वेस्टर्स ने बुलाया, 80% बंद होता है नहीं, तो सी पैक नहीं 80% बंद, सी पैक के तमाम लोग जो चल रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं नॉन सी पैक प्रोजेक्ट और प्राइवेट लोग जो हैं इनको बंद किया गया है। इनके 80% जो प्रोजेक्ट हैं इनको बंद किया गया, और तमाम चीनी जो किसी होटल में ठहरे हुए हैं या किसी घरों में ठहरे हुए हैं, हम तो ये सुन रहे हैं कि सी पैक आपकी लाइफलाइन है, सी पैक गेम चेंजर है, यही सुनते हैं। उसके ऊपर तो बहुत काम और उस पर तो सिक्योर करने के लिए भी, लेकिन फिलहाल कॉम्प्रोमाइज करना नहीं बनता। फिर आपके जो हाइड्रोजन से रोक दिया गया, तो इरफान साहब कितनी देर में सिक्योरिटी रिस्क को मुकम्मल किया जाएगा? जब तक ये बुलेट प्रूफ का इंतजाम प्राइवेट लोग नहीं करेंगे तब तक ये प्रोजेक्ट नहीं चलेंगे। और इसके लिए वज़ीर दाखिला की जानिब से भी कल जो चीनी जो सरबराहान थे उनसे जब बात की गई, मुलाकात की गई, तो उसमें यही कहा गया कि चीनी बशिंदों की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। सरकार अपने तौर पे जो सी पैक के लिए लोग आए हैं या नॉन सी पैक प्रोजेक्ट के ऊपर आए हैं, उनको सिक्योर करने के लिए हमारे पास स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट भी है, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी उनके लिए 14 मज़ीद मंगवा ली गई हैं, उनके लिए तमाम जो सिक्योरिटी इक्विपमेंट और सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन जिन लोगों ने प्राइवेटली चीनी अफराद को यहाँ पे बुलाया है या चीनी खुद यहाँ पे आए हैं, तो उनको अपनी सिक्योरिटी के लिए खुद इंतज़ाम करना पड़ेगा। उसके लिए स्टेट नहीं करेगी, वो प्राइवेट लोग जिन्होंने बुलाया है या ये प्राइवेटली खुद आए हैं, वो जाहिर बात है उनकी रिस्पांसिबिलिटी है, जिनके माथे वो लोग आए हैं, जिनकी कंपनी, तो वो अगर नहीं करेंगे तो ये प्रोजेक्ट जो है वो तब तक बंद रहेंगे, अधूरा रह जाएगा। और फिर ऑब्वियसली जहां पर उनका काम मुतासिर होगा वहां पर आपकी स्टेट के लिए भी ये चीजें जो हैं अच्छी नहीं होती हैं। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब जी गैर मेयारी अद्वियात बेचने वालों के गिर्द शिकंजा सख्त किया जा रहा है। मेरे ख्याल से सख्त नहीं, बहुत ज़्यादा सख्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले कोई 15 दिनों से बैक टू बैक यही खबरें आ रही हैं, या तो अद्वियात मिल नहीं रही हैं, जो मिल रही हैं वो गैर मेयारी हैं। 7 अद्वियात गैर मेयारी और मुज़र बीच मार्केट से हटाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। राव साहब देखिए, बड़ी एफिशिएंट हैं सूबाई वज़ीर हेल्थ, जो बल्कि उनकी शनाख्त भी यही है कि जब वो उनको राइज मिला तो इसी तरह से वो डेंगी से शुरू हुए और डेंगी लार्वा पकड़ते पकड़ते अद्वियात की फैक्ट्रियों में वो पकड़ लिया, जाली अद्वियात के खिलाफ क्रैकडाउन किया। उन्होंने एक लंबी स्ट्रगल की और वो फिर उनकी वजह शोहरत वैसे यही है कि उन्होंने बड़े मुतारिक सूबाई वज़ीर हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अस्थमा के जो पेशेंट हैं लाहौर शहर में वो किधर जाएं। उनके लिए जो इनहेलर्स हैं वो कंपनियों ने पहले शॉर्ट किए मार्केट में, उसके बाद उनकी कीमतों को डबल कर दिया। और आज की बात नहीं है, ये पिछले 4 माह से ये सिलसिला चल रहा है। और शॉर्टेज के ऊपर भी जो हेल्थ केयर कमीशन या आपने ये महकमा सेहत है, इसकी जो गिरफ्त है वो ना होने के बराबर है। अद्वियात की किल्लत, जब जिसका मुझे बताएं कि अगर एक चीज़ 1000 रुपये की है तो वो अवेलेबल नहीं है, अगर उसकी कीमत 2000 हो गई है तो वो अवेलेबल है। इसका ये मतलब हुआ कि शॉर्टेज जो थी वो मसनूई थी। अस्थमा के पेशेंट्स की जानों के साथ खेला गया है, और जिसमें खेलने वाली जो बड़ी कंपनीज हैं वो शामिल हैं, जिनमें अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं नाम भी ले लेता हूँ, जिसमें GSK शामिल है। वो बराह रास्त उन्होंने स्टॉक किया, और स्टॉक करने के बाद इनहेलर्स को, जो कि इंतहाई ज़रूरी है, आपको पता है कि जब भी वेदर चेंज होता है तो अस्थमा के पेशेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है सफ़र करना, और वो बहुत मुश्किल से वो सिस्टम चलता है। लेकिन ये हुआ है आपके शहर में
और सूबाई वज़ीर सेहत साहब थोड़ी सी तवज्जो आपकी, अगर अद्वियात को पकड़ना बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं, हम आपको इस पर खराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन ये अद्वियात की जो मोनोपोली है मसनूई शॉर्टेज पैदा करने की, इनको अगर आप नकेल डाल लेंगे तो बिलाशुबा ये बहुत बड़ी, ये हकीकी मानों में शहरियों की खिदमत होगी। और इस पर आपको ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़, जैसे आपने तंदूरों को नकेल डाली और 16 रुपए की रोटी उनके ना चाहते हुए आपने बिकवा के दिखाई है, मेहरबानी करें। सवाल ये है कि जिन अद्वियात के सैंपल टेस्ट किए गए हैं, यकीन माने अगर इससे ज्यादा अद्वियात के भी सैंपल टेस्ट करें तो इरफान आधी से ज्यादा अद्वियात फेल ही होंगी। हाँ बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं राव साहब की बात पहले उसके ऊपर बात कर लूँ कि राव साहब कह रहे हैं वज़ीर साहब जो बड़ा काम कर रहे हैं, छापे मार रहे हैं, डेंगी पकड़ते पकड़ते अद्वियात पकड़ने शुरू कर दिए। मैं वही अब वाली बातें भी, अब वाली भी मिसालें दे रहे हैं, फैक्ट्रियों में छापे मार रहे हैं, ये कर रहे हैं। देखिए इनका काम ये नहीं है, इनको अवाम ने वोट देकर भेजा है, किसी डेंगी पकड़ने के लिए, कोई गली मोहल्ले में जाने के लिए नहीं भेजा। अवाम ने वोट दिया है किसी फैक्ट्री के अंदर छापा मार के वहाँ से अद्वियात वो पकड़ने के लिए नहीं भेजा, आपको भेजा है कानून साजी के लिए। Exactly. क्या आपने पंजाब असम्बली में बैठकर क्या ऐसी कोई कानून साजी के लिए, कोई कानून के अंदर तरमीम, कोई ऐसी आपने काम किया कि जिससे कोई हिम्मत ना करे कि जाली अद्वियात बनाने की, कोई हिम्मत ना करे, बिल्कुल कोई हिम्मत ना करे मेडिसिन स्टोर करने की, कोई हिम्मत ना करे जो ड्रग्स जो हैं वो स्पूरियस ड्रग्स या जो है लो क्वालिटी की ड्रग्स वो बना सके। ये उनका काम है। खुदारा ये काम करें, तो खुदारा ये काम करें। नहीं कवानीन में देखें, कवानीन के अंदर बहुत मौजूद है, कवानीन में बहुत नरमी है, एग्जीक्यूशन मसला है। कवानीन में राव साहब बहुत नरमी है, एग्जीक्यूशन जिनका आप तज़किरा कर रहे हैं इन्हीं का ही काम है। इनका ये काम नहीं है, इनका काम है कवानीन बनवाना। आप इसको अनबेलेबल ऑफेंस डिक्लेयर करें और अद्वियात पर कॉम्प्रोमाइज ना करें। मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ आप देखें, इसके लिए कोई कानून मौजूद नहीं है, कानून नहीं है, तो इस वजह से ये लोग जो हैं ये कर रहे हैं। कानून मौजूद है, अमल दरामद नहीं है, कानून नहीं है। आप किसी के पास शॉर्टेज हो गई है, शॉर्टेज हो गई है, किल्लत आपने सुना आज तक कि किसी पास मसनूई किल्लत के ऊपर उसको कोई FIR हुई, अगर आपके पास देखिए अगर 1000 रुपए का इनहेलर है और वो 2000 रुपए का हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपका जो बड़ा जो स्टॉक है, अगर आपके पास 1 करोड़ का पड़ा है तो वो तो महंगी चीज बेचने के लिए और चीज है। हम बात कर रहे हैं कि जो स्पूरियस ये मोनोपोली है, ये तरीकेकार है। अद्वियात पैनाडोल छोड़ की गई, मुझे बताएं जब से कीमत बढ़िया मिल नहीं रही, मैं यही बात कर रहा हूँ, तो फिर शॉर्टेज कैसे आ गई? देखिए यहाँ मेयारी और गैर मेयारी की बात हो रही है, मेयारी और गैर मेयारी की बात कर रहे हैं कि उसके लिए क्या हुकूमत की तरफ से कोई कानून साजी की गई कि कोई हिम्मत ना करे अद्वियात को महंगे दामों बेचने की, कोई हिम्मत ना करे इन अद्वियात को जाली बनाने की या आर्टिफिशियल जो स्टोरेज करके उसके बाद आर्टिफिशियल इसकी जो ख़त्म कर दें कि जी हमारी मार्केट में ये नहीं मिल रही। ये चीज़ें ख़त्म करने के लिए आपको सख्त। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हटाने के अहकाम तो जारी कर दिए गए हैं, तो पूरी तरह से इसको मार्केट से हटाया भी जाता है या नहीं? इनको बार बार मेंशन करना इसलिए भी ज़रूरी है कि लोग ये अद्वियात ना खरीदें, क्योंकि इनके बीच स्टोर्स ने अपने एसी बंद कर दिए हैं जो कि रिक्वायरमेंट है मेडिकल बिजली की कीमतों की वजह से। वेलकम बैक वंस अगेन। सीएम साहिबा कहती हैं लाहौर के वारिस आ गए हैं और वक्त उन्होंने दिया है 4 माह जिसमें हर गली को चमका दिया जाएगा। मेरे ख्याल से अगर तो ऐसा हो जाता है तो लाहौरियों के लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं। मेरे पास टाइम कम है, एक कमेंट ही चाहिए आपको ना। वारिस वुरस कोई नहीं है, ये इनके जो फोर फादर थे वो इंडिया से आए थे, ये लाहौर के वारिस कहाँ से आ गए? लाहौर के वारिस अवाम है और ठीक है आपने यहाँ के बासी हैं, ठीक है आपने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप बल्दियाती निज़ाम इसको फाल कर दें तो आपके ये काम जो है, ये छोटे छोटे इश्यूज हैं, ये और स्पीड के साथ अगर बल्दियाती निज़ाम को फाल कर दिया जाएगा तो फिर क्या LWMC की तकारीब पे चीफ मिनिस्टर को कैसे फिर मौका मिलेगा जाने का? देखिए वो बात मुझे बताएं, फिर कौन चेयर करेगा मीटिंग्स के? लाहौर की जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है वो सफाई कैसे कर रही है? अगर बल्दियाती निज़ाम आ गया, अगर गली मोहल्लों में बल्दियाती निज़ाम आ गया, काउंसलर्स गली मोहल्लों में आ गए तो उनके मसाइल डोर स्टेप पर हल होंगे, तो फिर चीफ मिनिस्टर साहब फिर कैसे पूछेंगी मैं अंदर आ सकती हूँ? क्या बात कर रहे हैं आप? तो सियासी हुकूमतों की जो एक बड़ी वजह है वो बल्दियाती निज़ाम को पसे पुश्त रखते हैं।
तकारीर में जमहूरियत जमहूरियत और जमहूरियत, लेकिन अमलन कोई भी जो हमारी जो पॉलिटिकल लीड है सब कुछ मैंने अमलन ये नहीं है। अभी आप हर जगह पे मेरी तस्वीर लगी है, अभी आप देखिएगा के ऊपर मेरा 10 या 8 नए वुज़रा ने आना है कैबिनेट में, उनका कुछ पता नहीं है। पंजाब असम्बली को देख लें, पंजाब असम्बली में स्टैंडिंग कमेटीज नहीं अभी तक बनी, पंजाब असम्बली में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की तैनाती अभी तक नहीं हुई, तो ये किसने करनी है? ये मुझे लगता है क्योंकि अफगानिस्तान से आगे करेगा या मैडम ये जरा तकरीब बात से फारिग अच्छा होंगी तो दूसरी उसके बात बाद ये है करते हैं। दूसरी बात ये है कि अब LWMC की तरफ आ जाए थोड़ा सा 10 कि सेकंड है बड़ा डॉक्टर साहब, जरूरी है कि 10 आपने सेकंड है। शहर को साफ रखना है, तो आप सबसे पहले प्रायोरिटाइज करें कि जो आपका लोकल कॉन्ट्रैक्टर है वो कम पैसों में आपका जो वेस्ट है वो कलेक्ट करके पहुंचा भी रहा है, उसको ज्यादा एफिशिएंट कर लें बजाय इसके कि डॉलर्स में आप अदायगी चलिए करें। आने वाले शोज में और इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे वक्त कम है। थैंक यू Exactly. सो मच नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे। बड़ी मुतहरिक नजर आ रही है और इस पे इम्प्लीमेंट को यकीनी बनाया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे मामलात पर अगर हमें रिट नज़र आए जैसे यहाँ पर आ रही है तो मेरे ख्याल से नामुमकिन कुछ नहीं है। शहर का मसला बहुत बड़ा है जी, तजावुज़ात, जिसकी वजह से बहुत सारी मार्केटों में कारोबार जो है वो मुतासर होता है, आवाम परेशान होती है, पार्किंग की जगह ना होने की वजह से आवाम के बहुत सारे मसाइल हैं। तो ये शहर के तमाम मसाइल और छोटे छोटे मसाइल, जिस तरह से स्ट्रीट लाइट्स का इशू चल रहा है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे गलियों में गटरों के ढक्कन नहीं है, छोटे मोटे मसाइल हैं। सो इंतजामिया इन मसाइल को लेकर किस तरह से मुतहरिक है, क्या क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ साहबजादा मोहम्मद यूसुफ साहब मौजूद है, असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन है। वेलकम करेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले सबसे तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी और हमें वाकई नज़र आया कि अगर इंतज़ामिया कुछ करना चाहे तो वो करके दिखा भी सकती है। नॉर्मली ये रूटीन रहती है कि आवाम रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि उन्हें रिलीफ दिया जाए। रोटी और नान की कीमत में जिस तरह रिलीफ दिया गया, कैसे पॉसिबल बना है इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जी बिल्कुल, जिस तरह कि आपने कहा, अब प्राइस कंट्रोल जो है उसका थोड़ा मैं उस मैकेनिज़्म पे रोशनी डालूँगा। आपकी प्राइसेस जो होती हैं ये बड़ा एक आपका एलेबोरेट सा सिस्टम होता है जिसमें डिमांड सप्लाई को और जो मंडी पे आपकी जो बायर्स और सेलर्स के बीच उसमें आपका एक रेट फाइनलाइज होता है। कुछ आपके आइटम्स हैं जिस तरह फल और सब्जियां होते हैं वो डेली के उनके नए रेट निकलते हैं, और कुछ आपके जो स्टेपल गुड्स हैं जिस तरह का आपके दालें हो गई, बेसन हो गया, उनका तकरीबन हफ्ते में या महीने में एक आध दफ़ा DC रेट निकलता है। जो आपके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं तकरीबन लाहौर ज़िले में 40 से ज़ायद हैं, और उनका यही काम होता है कि जहाँ वॉल्यूशन पाई जाती है उस पर जाके वो एक्शन करते हैं। जिस तरह कि आपको पता है वो फ़ाइन की सूरत में भी हो सकता है, वो दुकान को सील भी किया जा सकता है या उस बंदे को अरेस्ट भी किया जाता है। रोज़ाना की बुनियाद पर क्या चेकिंग नहीं होती? क्या कोई आपका मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है कि अगर आप लेट्स सपोज फील्ड में नहीं जा रहे हैं तो आपके पास मॉनिटरिंग का प्रॉपर इंतजाम है? देखिए, इसमें हर चीज़ की जो इन्फोर्समेंट होती है गवर्नमेंट पॉलिसी की, उसके दो पहलू होते हैं। नंबर 1 होता है कि वो पॉलिसी बड़ी आप सोच समझ के सही तरीके से बने। तो जो हमारे रेट्स होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस उधर दिया जाता है कि जो रेट्स निकाले जाएं तो वो ऐसे हों जिन पे अमल दरामद हो सके। और अक्सर आप देखते हैं जब आप एक्शन ले रहे होते हैं तो आवाम का ये होता है कि जी ये रेट ठीक नहीं है वगैरह वगैरह, ऐसी बात नहीं होती। बड़ा सोच समझ के वो रेट निकाला जाता है, नंबर 1। दूसरा पहलू होता है जब उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन ना करा हो तो फिर आप इन्फोर्समेंट करते हैं। लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है, इसमें कोई शक नहीं है। तकरीबन 40 से ज़ायद यहाँ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, क्रिटिकल मार्केट्स कहीं ज़्यादा हैं। अगर हम बिल्कुल एक फेयर बात करें तो फॉर 40 या 50 भी आपकी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का जिनके पास और ओहदे भी हैं उनका डेली जाके करना इन्फोर्समेंट 24/7 शायद लागू नहीं होता। लेकिन क्योंकि फोकस है प्रायोरिटी गवर्नमेंट की तो आपको वो अलर्ट नज़र आते हैं थ्रू आउट। हाउएवर इसमें मैं एक जो बात ऐड करूँगा, जिस तरह आपने रोटी और नान का जिक्र किया, डेफिनेटली उसमें जो है इम्प्लीमेंटेशन बहुत बेहतर है और आपको नज़र भी आ रही है। उसका एक पहलू ये है कि उस पर सेल्फ इन्फोर्समेंट की जा रही है फ्रॉम द पब्लिक। हमारी जो नॉन बाई एसोसिएशंस हैं उनको भी हमने ऑन बोर्ड लिया और आप देख रहे हैं कि उसमें जो सेल्फ इन्फोर्समेंट है, आप कहीं भी तंदूर वाले पे जाते हैं, वो बहुत अच्छी है। हमारा हरगिज़ ये मकसद नहीं होता कि हम जाके फाइन्स करें, सीलिंग करें, लोगों को अरेस्ट करें, FIRs दें। तो आवाम से मेरी यही अपील होगी आपके चैनल के थ्रू भी कि जितना आप अपने आप पे लागू करेंगे, ग्राफोस्ट्री को अवॉइड करेंगे, उतना ही आप पे एक्शन तो कम हो गई होगा, लेकिन पब्लिक को आप रिलीफ दे पाएंगे। और इसमें अगर कोई ये समझता है कि उसके कारोबार में कमी आती है, हरगिज़ ऐसा नहीं है। आपके जितने बड़े स्टोर्स हैं आप देखेंगे उसमें गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट्स ही मिल रहे होते हैं। अच्छा, एक बड़ा इशू ये आ रहा है कि कीमत तो कम कर दी गई है, वेट पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। सो इसमें कैसे चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है? जो भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जाता है उसने 2 चीज़ें चेक करनी होती हैं, बल्कि 3।
नंबर वन उसने चेक करना होता है कि क्या वहाँ पे रेट लिस्ट लगी हुई है या नहीं। सबसे पहले तो हमने डीसी लाहौर मैडम जो है उनकी तरफ से डायरेक्शन थी, आपको हर तंदूर और हर रेस्टोरेंट पे एक रेट लिस्ट मिलेगी, आप कहीं भी जा सकते हैं, आपको नज़र आएगा। सेकंड चीज़ जो होती है, आप पब्लिक को इंगेज करके उनसे पूछते हैं कि क्या यहाँ पे वो रेट मिल रहा है जो लिखा गया है। पब्लिक फीडबैक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जो तीसरा पहलू है वो ये पहलू है कि आप जो उसका वेट मेजर करते हैं, हमारे पास स्पेशल वेइंग मशीन्स होती हैं और जहाँ पे हम जाते हैं इसमें से किसी एक पहलू पे भी अगर तंदूर वाला या रेस्टोरेंट नहीं उतरता, फिर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट उसका एक्शन लेता है। सही। अच्छा, इसको इंश्योर किस तरह किया जा रहा है, क्योंकि हम पोश इलाकों में देख रहे हैं कि अभी भी इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, सो क्या वहाँ पर भी इसको यकीनी बनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह मैं कल ही मॉल टाउन सोसाइटी के इर्द गिर्द जो मार्केट्स हैं उनकी आर ब्लॉक मार्केट है, सी ब्लॉक मार्केट, उसमें मैं खुद गया और वहाँ पे रेट लिस्ट लगी हुई थी और मैं फिर पब्लिश का तो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। ठीक है। इवन दो शायद जो हमारी अपर क्लासेस होती हैं वो इतने सेंसिटाइज ना हो, ना वो इतने पूछती हों, बट हमारा मकसद ये होता है कि जहाँ पे जो है मिल रही है रोटी मिल रही है वो नोटिफाइड रोटी मिलेगी, इवन जो अप स्केल एरियाज़ क्यों ना हो। ठीक है। महंगाई कंट्रोल एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम अप्रिशिएट कर रहे हैं जिस तरह से रोटी और नान की कीमत को कम किया गया है। आवाम की गुजारिश ये है कि सब्जियों के रेट भी इस तरह से कम किए जाए। हर मार्केट का अपना रेट है, किसी पोश इलाके में चले जाएं अलहदा से रेट है, और फिर एक ही दुकान में जो कैटेगरी सब्जियों की बना दी जाती हैं, डीसी रेट का एक अलहदा से काउंटर होता है और दूसरी सब्जियां जो अच्छी वाली हैं उनका अलहदा से काउंटर होता है। इसके लिए क्या पॉलिसी है आप? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त बोला है। शायद इन्फोर्समेंट में गुंजाइश है बेहतरी की। इसमें चंद चीज़ें हैं जो आपके चैनल के थ्रू मैं आवाम को भी बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारी सबसे ज़बरदस्त मॉनिटरिंग जो है वो आवाम खुद करती है। जिस तरह को आपको पता है कि यहाँ पे पंजाब हुकूमत की तरफ से एक कीमत पंजाब ऐप आई हुई है, उसमें आपको कहीं भी नोटिफाइड रेट से ज़्यादा कोई चीज़ मिल रही है, आप उस पर शिकायत अपलोड करते हैं, विद इन 24 आवर्स जो है उस पर एक्शन ले लिया जाता है। दूसरी चीज़ जो हमने मार्केट्स में अक्सर देखा है कि आवाम को खुद भी उतनी अवेयरनेस नहीं होती नोटिफाइड रेट की। आपकी जो हर दिन रेट लिस्ट निकलती है उसमें भी बड़ा डिटेल किस्म का दर्जा अव्वल, दर्जा दोम, हर एक चीज़ का रेट है। इट्स नॉट लाइक कि आपका कोई आपको जो अच्छी चीज़ है वो नोटिफाइड रेट से अलग रेट पे मिलेगी। तो हम यही कहते हैं थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू मीडिया, जहाँ पे शिकायत है आवाम को आप हमारे नोटिस में लाएं, वहाँ एक्शन ज़रूर लिया जाएगा, क्योंकि हमारे जो प्राइस मजिस्ट्रेट हैं वो अपने जो एरियाज़ हैं उसमें जाते हैं, विज़िट करते हैं, बट हम इस चीज़ को वेलकम करते हैं कि हमें कंप्लेंट्स मिले ताकि हम जाके टारगेट एक्शन लें। ठीक है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कितनी तादाद है? इस वक्त लाहौर तादाद होती रहती है विद डिमांड। इस वक्त आपकी तकरीबन 45 मजिस्ट्रेट्स हैं लाहौर डिस्ट्रिक्ट में, और वो रोज़ाना अपनी ड्यूटी, वो रोज़ाना की बुनियाद पे जो डिप्टी कमिश्नर लाहौर है उनकी तरफ से जो डायरेक्शन आई हुई है कि नंबर 1 प्रायोरिटी इस वक्त जो है महंगाई को कंट्रोल करना है। पूरे दिन के इख्तिताम पर कोई एक रिपोर्ट मुरतब की जाती है जिससे पता चले कि जी आज के दिन इतना काम किया गया और ये कार्रवाइयाँ हुई, अगर कहीं पर ज़्यादा कीमतें वसूल हो रही थी उनके खिलाफ की कार्रवाई? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, एक तो जो हमारा मैकेनिज़्म है जो कंप्लेन लॉन्चिंग का, वो आ जाती हैं और वो उस मजिस्ट्रेट को चली जाती हैं जिसके एरिया में वो कंप्लेन मिली। नंबर 2 ये होता है कि आपके तहसील लेवल पे असिस्टेंट कमिश्नर्स जो है वो मीटिंग्स लेते हैं डेली पे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की, जिन पर उनकी परफॉर्मेंस, और ये डाटा सारा ऑनलाइन है, क्योंकि जब भी कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट एक्शन लेता है वो ऐप पे अपलोड करता है। तो डेली बेसिस पे असिस्टेंट कमिश्नर्स, फिर इसी तरह डिप्टी कमिश्नर लाहौर जो हैं वो मीटिंग लेती हैं, और इवन डिविजनल लेवल पे कमिश्नर साहब जो है मीटिंग लेते हैं। तो आपकी मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस की भी कॉन्स्टेंटली हो रही होती है। जहाँ पे आपको लगता है कोई मजिस्ट्रेट जो है वो परफॉर्मेंस के मुताबिक वो नहीं दे रहा, तो उसकी जवाब तलबी भी होती है। सही सही। तजावुज़ात एक बहुत बड़ा मसला है, इस पर इंतज़ामिया की हिकमत अमली क्या है, आजकल किस तरह से कार्रवाइयाँ चल रही हैं? बिल्कुल आपने सही बोला। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस जो हैं ख़ास तौर पे लाहौर जैसे एक मेट्रोपॉलिटन शहर के, वो इंक्रोचमेंट्स हैं। इंक्रोचमेंट्स बोथ टेम्परी इंक्रोचमेंट्स जो आपको रेडी और जो एक होते हैं सामान बाहर रखा होता है शॉप्स ने, उसकी शक्ल में मिलता है, और प्लेयर परमानेंट इंक्रोचमेंट्स जो आपको नज़र आती हैं, किसी ने शेड बनाया होता है, गैर कानूनी एक्सटेंशन की होती है। इंक्रोचमेंट वाकई एक ऐसा इशू है जिसको परमानेंट आप रिमूव तो कर लेते हैं, उसकी सस्टेनेबिलिटी में चैलेंज रहते हैं, क्योंकि इतना फैलाव है, इतनी मार्केट्स हैं, इतने बाज़ार हैं, और आपकी शायद रिसोर्सेज उनको काउंटर करने के लिए काफ़ी नहीं है। लेकिन इसी वजह से जो है जो डिप्टी कमिश्नर लाहौर है मैडम, जो कि जिनके पास एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर का भी चार्ज है, आपने देखा होगा कि नई मशीनरी
और नए रिसोर्सेज प्रोक्योर किए गए हैं इसी वजह से कि शायद हमारे जो पुराने वसाइल थे वो उसको काउंटर करने के लिए काफ़ी नहीं थे। और आप इंशाल्लाह अभी देखेंगी फील्ड में जब हमारे नई मशीनरी, चाहे वो ट्रक्स हों, चाहे वो लोडर्स हों, चाहे वो एक्सकेवेटर्स हों विद मोर मैन पावर, जब वो फील्ड में आएंगे तो आपको बड़ा एक पॉजिटिव चेंज आएगा। और मैं आपके चैनल के थ्रू तमाम ताजिर जो हमारे हजरात हैं उनको भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये कॉन्सेप्ट दुनिया में कहीं भी नहीं है। आप अपनी दुकान के अंदर भी आप चीज़ें रखें तो आपको ज़रूर आपका जो ग्राहक है, आपका रिज़्क है, वो आपको मिलेगा। फुटपाथ्स इंक्रोच करने से सिर्फ जो गरीब आवाम है, स्पेशली फीमेल्स एंड फैमिलीज़, उनको बहुत दुश्वारी दी जाती है। और ये तो अगर हम इसको हम अपने दीन के लिहाज से भी देखें तो रास्ता रोकना मेरा ख्याल है जो है काफ़ी गुनाहों में बड़ा गुनाह है। तो इंशाल्लाह आपको अभी आने वाले दिनों में एक बड़ा पॉजिटिव चेंज मिलेगा। सही। अच्छा, आवाम के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। तो कोई ऐसा सिस्टम है कि आवाम डायरेक्ट आप तक आ सके, क्योंकि लोगों को सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है। आप जितनी मर्जी कह लें कि हमारे पास एक हेल्पलाइन नंबर है, एप्लीकेशंस हैं, कोई खुली कचहरी वाला इंतज़ाम हो जिसमें डायरेक्ट आप 1 to 1 आवाम के मसाइल सुने और फिर उनको फौरी तौर पर हल भी किया जाए। जी बिल्कुल। आई थिंक किसी भी गवर्नेंस का पहला पहलू होना चाहिए ईज़ ऑफ एक्सेस टू द पब्लिक। जिसके लिए आप बैठे हुए हैं सीट पे, उनकी रसाई आप तक होनी चाहिए। हमारी ऑर्गेनाइज्ड खुली कचहरी तो होती है, हर महीने की पहली और दूसरी तारीख पे होती है। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स अपने तहसीलों में और जो हैं डीसी लाहौर अपने ऑफिस में खुली कचहरी लगती है, एनीवन कैन कम। ये 2 दिन तो फिक्स्ड होते हैं। इसके अलावा लाहौर ये किसी दफातर में भी, ये मैं आपको बड़े ओपनली एक दावा कर रहा हूँ, जब असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर या हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं वो जब बैठे होते हैं, आई डोंट थिंक ऐसा होता है कि कोई एक शख्स पूरा दिन इंतज़ार करे और उनके ऑफिस में ना मिले। दिस इज़ डायरेक्शंस फ्रॉम द टॉप एंड ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। हम जब ऑफिस जाते हैं फील्ड से निकल के, जो हमारे ऑफिस में इंतज़ार कर रहे होते हैं या वेट कर रहे होते हैं, सबसे पहले उनको डील किया जाता है, फिर हमारे बाकी टास्क स्टार्ट होते हैं। सही। लाहौरियों के लिए मैसेज आपका क्या होगा? लाहौर देखें, लाहौर इज़ मैं ख़ुद तो केपी से हूँ, मैंने सारी तालीम अपनी पेशावर से ली है। तो बीइंग एन आउटसाइडर, लाहौर हमेशा जो है पूरे पाकिस्तान के एक बेंचमार्क है। लाहौर में हम किसी चीज़ को, अच्छी चीज़ को पेशावर में कंपेयर करते थे तो हम कहते थे कि लाहौर में ऐसा होता है। तो आज मुझे अगर ये मौका मिला है इस सिटी को सर्व करने के लिए, तो मैं सिर्फ आपके चैनल के थ्रू ये मैसेज दूंगा कि शायद लाहौरियों को कदर होगी, लेकिन लाहौरियों को शायद लाहौर की उतनी कदर नहीं है जितने एक आउटसाइडर को होती है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। लोग यहाँ के ज़बरदस्त लोग हैं, इनके मजाज, उनकी विल, उनकी डिटर्मिनेशन और इस शहर की खूबसूरती। तो हाँ, हम सब का फ़र्ज़ है, हम एज एडमिनिस्ट्रेशन हम अवेलेबल हैं 24/7, बट जहाँ पे आवाम की सपोर्ट ना हो, आवाम की हेल्प ना हो, तो वो शहर शायद अपने उस पोटेंशियल पे नहीं पहुँच पाता। बिल्कुल ऐसे है, यानी इंतजामिया अपना काम करती रहे तो आवाम का ताउन इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों ने ही इन्हीं रोड्स पे जाना है, इन्हीं बाज़ारों में जाना है। सो आप यहाँ पर, आपका पॉजिटिव जब तक रोल नहीं होगा तब तक मामला जो है वो बेहतर नहीं हो सकते। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी बहुत मच। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। बोल के लब आज़ाद है तेरे, लेकिन हमेशा अगर बात की जाए आज के दिन के मुनासबत से, आज है जी 3 मई, आज़ादी सहाफ़त का आज आलमी दिन है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये चीज़ें अब उस तरह से इम्प्लीमेंट हो ही नहीं रही हैं। आज़ादी सहाफ़त सिर्फ नाम तक है। सहाफ़ी जिन्हें बड़ी बड़ी सोहबतें बर्दाश्त करनी पड़ी, जिन्होंने अपने लबों को आज़ाद किया, उन्हें बहुत सारी इश्यूज़ का सामना भी रहा। अब सवाल ये है कि आज के दिन को मनाने का मकसद क्या है? आज के दिन आप सहाफ़ियों को क्या सहूलियात दे रहे हैं? कम से कम उनको इतना हक ही दे दिया जाए कि वो अपने लिए काम कर सके, अपने लिए आवाज़ बुलंद कर सकें और अपना काम खुल के कर सकें। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन हैं, बहुत सारी जगहों पर उनके आगे हर्डल्स आ जाती हैं, बहुत सारे ऐसे मसाइल उनकी ज़िंदगियों पर आ जाते हैं कि वो अपना काम खुल कर परफॉर्म नहीं कर सकते। बहुत सारे सहाफ़ी मुआशी मसाइल का शिकार हैं जिसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से आज के दिन ये सब चीज़ें हाईलाइट करना भी बहुत ज़रूरी है। सो हम कुछ सीनियर सहाफ़ियों का तजुर्बा जानने की कोशिश करेंगे जो कि इस फील्ड में ऑलमोस्ट 50-60 साल गुजार चुके हैं। तो उनका तजुर्बा कैसा है, वो कैसे आज के दिन को देखते हैं। सितारा इम्तियाज़ अभी रिसेंटली मिला
सलीम बुखारी साहब, जो कि हमारे उस्ताद भी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, 52 साल शोबा सहाफ़त से उनको मुंसलिक हुए हो गए। आज भी आप उनके तज्ज़िये और उनके तजुर्बात देखते हैं, उनकी बहुत सारी ऐसी प्रोडिक्शंस हमें जो हैं वो मुकम्मल होती नज़र आती हैं, जो कि वो बयान करते हैं बहुत सारे मामलात पर। आज के दिन की मुनासबत से कि ये जो लब आज़ाद है तेरे, जो फैज़ साहब ने कहा, इसके मुताबिक ये आज़ादी सहाफ़त के बारे में बुखारी साहब का क्या व्यू है, उनसे हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या कहना चाहेंगे? 3 मई का दिन जो है वो यौम आज़ादी सहाफ़त के तौर पे मनाया जाता है और ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है। सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में ये एक तरह से अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनाइटेड नेशन जो है उसके तहत हम ये दिन मनाते हैं। और इस दिन मनाने का मकसद ये है कि तजदीद अहद किया जाए कि हम जो है आज़ादी सहाफ़त के लिए न सिर्फ ये कि जद्दोजहद करेंगे बल्कि अपने तईं एक इंडिविजुअल की हैसियत से भी इसकी पासदारी करेंगे। फैज़ अहमद फैज़ बज़ाते ख़ुद भी एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे और उन्होंने अपना एक मैगज़ीन भी निकाला था लबनान से जाके, तलूह के नाम से, और वो पाकिस्तान में उनके आर्टिकल छपते थे। पाकिस्तान टाइम के हवाले से भी उनका ताल्लुक़ बहुत पुराना है। तो उन्होंने अथॉरिटेटिवली एक बात कही थी, और उनकी एक नज़म है कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। तो ये मेरे ख़्याल से इतना भरपूर मैसेज है कि आप जो देखते हैं उसका इजहार कर दें। सहाफ़त के बारे में कहा यह जाता है कि ये एक आईना है जिसमें रिफ्लेक्शन वही कुछ होता है जो ज़मीन पर हक़ाइक़ जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो फैज़ अहमद फैज़ का कंट्रीब्यूशन मैंने जैसे कहा कि सहाफ़त के एतबार से बहुत है, और उनका ये जो नज़म के जो 2 अशार मैंने आपके सामने रखे हैं ये तरग़ीब दे रहे हैं हर दौर के सहाफ़ियों को कि आप किसी चीज़ पर कंप्रोमाइज़ किए बगैर जो देखते हैं उस पाकिस्तानी मीडिया, मुझे ये बताइएगा कि आज़ाद है क्या? पाकिस्तानी सहाफ़ियों को ये हक हासिल है कि वो आज़ादी से अपना काम कर सकते हैं? अब ये आज़ादी इजहार राय जो है ये है क्या? ये एक मिथ बनी हुई है। देखिए, इसके ऊपर पाकिस्तान की पूरी तारीख़ उठा के देख लें, हमारी हिस्ट्री बहुत चेकर्ड है। किसी भी दौर में किसी भी रजीम में, चाहे वो सिविलियन रजीम्स थी, चाहे वो डिक्टेटोरियल मिलिट्री रजीम्स थी, सहाफ़त जो है वो कभी आज़ाद नहीं रही है, ये कदगन का शिकार रही है। अगर आप अयूब खान के माशाल्लाह से ले लें तो 1962 में जो प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस बना था, उसने जितना गैग किया था प्रेस को, जितना ज़ालमाना वो कानून था जिसको सहाफ़त में ब्लैक लॉ के नाम से जाना जाता है, खुदा का शुक्र है कि फिर अल्टीमेटली कई दहाइयों के बाद उससे हमारी जान छुट गई है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ चूँकि सियासतदानों का टॉलरेंस लेवल बहुत महदूद है, इसलिए वो हक सच की बात सुनने के लिए आमादा नहीं है, हक़ाइक़ को फेस करने के लिए आमादा नहीं है। और किसी भी मुआशरे में जब तक रूलिंग एलीट का टॉलरेंस लेवल नहीं बढ़ेगा, उस मुल्क में कभी भी सहाफ़त जो है वो मुकम्मल तौर पर। बुखारी साहब, मुझे ये बता दीजिएगा कि हम सहाफ़ियों के हवाले से बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमेशा हमने ये देखा सच लिखने वाले, सच बोलने वाले, उन्हें बहुत सारी सोहबतें बर्दाश्त करना पड़ी। ऐसा क्यों है? जहाँ तक पाकिस्तान के मीडिया का ताल्लुक है, जैसा मैंने कहा कि हमारी हिस्ट्री बहुत चेकर्ड है। बहुत सारे कवानीन बनाए जाते हैं। अभी हाल ही में पिका का कानून बना था, अगर आपको याद हो, तो उसमें भी जर्नलिस्टों के बारे में जो इख्तियारात दिए जा रहे थे पुलिस को, एक SHO जो है वो किसी भी जर्नलिस्ट को पकड़ सकता था, और जवाज़ भी उसको उस वक्त पेश करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में देखा जाएगा जब अदालतों में मामला जाएगा। तो इस तरह के जो डिक्टेटोरियल और जो यानी मैं समझता हूँ आज़ादी सहाफ़त को सलब करने वाले कवानीन हैं, वो तो यकीनी तौर पर नहीं बनने चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया की आमद के बाद से जिस तरह मादर पिदर आज़ादी हो गई है, उसको भी आप इजहार राय के यानी पैमाने पर नहीं परख सकते हैं, इसलिए कि जब तक आप रेगुलेट नहीं करेंगे सोशल मीडिया को, सोशल मीडिया ने अपनी तो बदनामी मोल ली ही ली है। बुखारी साहब, आज के दिन के मुनासबत से आपका क्या मैसेज होगा नए आने वाले सहाफ़ियों के लिए? क्या कहना चाहेंगे आप उनको? जहाँ तक अच्छा सहाफ़ी बनने का ताल्लुक है, पहली बात तो यह है कि हमारे मुल्क में वो पैमाना ही अभी ईजाद नहीं हुआ जिस पर किसी को भी परखा जा सके कि ये सहाफ़ी 100% सच लिखने वाला है, नहीं है। लेकिन हमारे पास ऐसे मॉडल्स मौजूद हैं पूरी दुनिया में जहाँ प्रेस को रेगुलेट भी किया गया है, लेकिन उसके बावजूद प्रेस मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। आज़ाद सहाफ़ी और रिस्पेक्टेबल सहाफ़ी बनने के लिए आपको जुर्रत का मुजाहरा तो बहरहाल करना पड़ेगा। बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो
अच्छा सहाफ़ी कैसे बना जा सकता है, इसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ती है। लेकिन आजकल जो हम देख रहे हैं कुछ मुख्तलिफ हैं तकाज़े सीखने सिखाने के भी। सोशल मीडिया की वजह से लोग बहुत ज़्यादा फास्ट हो गए हैं। अच्छा सहाफ़ी बनने के लिए आपको अपनी ख़बर पे ग्रिप होना, आपको अपनी फील्ड की ग्रिप होना, उन तमाम चीज़ों के बारे में जानना, जो आप खबर दे रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके बारे में प्रेडिक्शंस आपकी, मतलब आपकी हर तरह से ग्रिप और ज़िम्मेदारी अपनी खबर पर होनी चाहिए। फिर ही आप अच्छे सहाफ़ी और ज़िम्मेदार सहाफ़ी बन सकते हैं। ये जो टीवी पे आपको चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, इसके पीछे उन लोगों की मेहनत होती है जो दिन भर फील्ड में रहते हैं। सो वो बड़ी ज़िम्मेदारी से काम करते हैं और फिर आप लोगों के लिए ये तमाम खबरें कलेक्ट करके लेकर आते हैं। लेकिन इस काम को ज़िम्मेदारी से निभाना भी आजकल के दौर में जो है वो एक चैलेंज बनता चला जा रहा है। हमारे साथ हमारी जो मेहमान मौजूद हैं वो इस शोबे से इस तरह से मुंसलिक है कि जो नए सहाफ़ी आने वाले हैं उनको तैयार भी कर रही हैं, एक तरह से उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जा रही है अच्छा सहाफ़ी कैसे बना जा सकता है। अब ये जो जदीद तकाज़े हैं इनसे रोशनास भी कराना स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर अंजुम ज़िया साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, प्रोफेसर एंड डीन है जी स्कूल मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आज के दिन की मुनासबत से क्या कहना चाहेंगी? आज के दिन की मुनासबत से मैं कहूँगी कि अगर विद रेफरेंस टू पाकिस्तान कहा जाए तो मीडिया कुछ हद तक आज़ाद भी है और पूरी तरह आज़ाद नहीं भी है। तो अगर हम सहाफ़त को देखें तो जब तक उसको प्रॉपर आज़ादी नहीं मिलती वो कोई चेंज नहीं लेके आ सकता, वो कोई पॉजिटिव चेंज लेके नहीं आ सकता, वो सोसाइटी की एक डेवलपमेंट के लिए काम नहीं कर सकती। क्योंकि सहाफ़त का काम है शाउर पैदा करना, आवाम में लोगों में बेदारी पैदा करना, आगाही देना। और अगर आपको पूरी तरह से आज़ादी नहीं है कि आप सच को आगे बयान कर सकें, सच लोगों तक पहुंचा सकें, उनको उसके ऊपर कैपेसिटेट कर सकें कि कैसे उन्होंने डील करना है किस तरह के इश्यूज़ के साथ, तो फिर मैं समझती हूँ कि फिर वो उस सहाफ़त का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। स्टूडेंट्स में कैसा जज्बा देखती हैं? स्टूडेंट्स सहाफ़त पढ़ने के लिए या मीडिया स्टडीज़ में आने के लिए बेताब होते हैं। यस, ये हमें सारी पूरे पाकिस्तान में अगर कहें तो एक है, और इसमें बहुत बड़ा रोल जो है मीडिया का अपना भी है कि जिस तरह प्रेजेंट किया जाता है कि एक मीडिया मैन जो है, एक रिपोर्टर जो है, एक आपका एंकर जो है, वो कितनी ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस है और वो कितना नॉलेजेबल है, और उसको देखते हुए फैसिनेशन होती है। तो बच्चे बिल्कुल इस फील्ड की तरफ आते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि ये इतना आसान नहीं है। सहाफ़ी बनना शायद दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। सच निकालना, उसको प्रेजेंट करना, उसको ओन करना, ये आपके लिए इतना आसान नहीं होता। उसके लिए बहुत सारी आपको अपनी तौर पे सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपनी जो मसरूफियत है उसको छोड़ना पड़ता है, अपनी जो ख्वाहिशात हैं उनको छोड़ना पड़ता है। और हमारे यहाँ सहाफ़ी का ये भी इशू है, जैसे अभी आप भी बात कर रही थी, फाइनेंशियल इशू बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको भी लेके साथ चलना होता है। तो जितना बड़ा चैलेंज, अगर हम सहाफ़त को देखें तो इसको कहा जाता है कि ये पैगंबरों का वस्फ़ है, आपने सच्चाई को फैलाना है, तो उसके लिए बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। और ये चीज़ हम अपने बच्चों को भी बताते हैं, उनको सिखाते भी हैं। और अब की अगर सहाफ़त और पहले की सहाफ़त में थोड़ा सा फ़र्क भी हमें नज़र आता है कि टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा इस फील्ड को चेंज कर दिया है। अब हर तरह की, सिर्फ आपने रिपोर्टिंग नहीं करनी है, आपने मौके पे जाके सच को निकालना और उसको सिर्फ एक रिपोर्ट की शक्ल में आगे पहुंचाना नहीं है। अब आपके लिए बड़ी चीज़ें आसान हो गई, अपनी बात को दिखाना, मनवाना, और उसमें वजन है ये लोगों को दिखाना, एक मोबाइल फ़ोन के थ्रू आप ये कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, अब सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बन गए हैं अब। लेकिन सहाफ़ी वो होता है जो कि एक्सक्लूसिव चीज़ लेके आता है, इन्वेस्टिगेशन के तौर पे लेके चलता है। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग अब हमें उस तरह नज़र नहीं आती है। तो असल सहाफ़ी तो वो होता है कि जो सच को फैलाता है और उसको ओन करता है। अब हमें हर जगह अगर आप देखें तो एक ही जैसी खबर नज़र आ रही होती है, तो फिर इस तरह चैनल्स भी अपनी इम्पोर्टेंस खो देते हैं कि अच्छा कोई भी चैनल लगा लो, एक ही जैसी चीज़ है। फिर यहाँ हमें एक चीज़ और नज़र आती है कि चैनल्स जो है ना, किसी न किसी एक पार्टी, किसी न किसी एक प्रेशर ग्रुप, किसी इंडिविजुअल, उसको भी प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन इससे बालातर हो कि हमने अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियों को देखना है। आपका रोल क्या है? आजकल के स्टूडेंट्स को किस तरह से तैयार करें? क्योंकि ये दौड़ के चक्कर में ना आप मिस इन्फॉर्मेशन की तरफ आ रहे हैं, लोगों को आप ट्रैक से हट के गलत गाइड कर रहे हैं। ऐसे ही है।
हम उनको डे 1 से लेके असल में सहाफ़त क्या है, उसकी रूह क्या है, वो पढ़ाना शुरू करते हैं। उसके बाद उनको उसी पे उनकी ग्रूमिंग की जाती है, उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाता है, रिपोर्टिंग ऑन द स्पॉट जाके वो कर रहे होते हैं। फिर उनकी गलतियाँ, रिपोर्ट बनाई कैसे, उसमें क्या चीज़ आना चाहिए था, अल्फाज की क्या अहमियत होती है, कौन से अल्फाज यूज़ किए जाने चाहिए, वो सारी ट्रेनिंग के साथ साथ एडिटिंग भी सिखाते हैं कि आपने एडिट कैसे करना है। और इसी में आपको अगर कहीं एंगलिंग या वो चीज़ नज़र आ रही है तो वो भी देखना है, मतलब बैलेंस्ड रिपोर्ट आपने कैसे बनानी। फिर फोटोग्राफी, फिर आपकी वीडियो, वो सब कुछ भी साथ साथ चलता है। फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा अब सॉफ्टवेयर्स पे भी उनको हमें तैयार करवाना पड़ता है। हमें टिकर राइटिंग मैं समझती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगर देखें डिफरेंट चैनल्स को, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है और एक्सपोजर है और डिस्कशन होती है बहुत ज़्यादा फैकल्टी के साथ भी, कि टिकर राइटिंग में बहुत सारी इमला की गलतियाँ भी होती हैं। यहाँ तक कि आज़ादी इससे भी आपकी चेक हो जाएगी कि एक ही टिकर सारे चैनल्स में चल रहा होता है, वो शो करता है कि कितना मीडिया आज़ाद है आपका। तो ये चीज़ें हम अपने बच्चों को बताते हैं कि आपको एनालिटिकल स्किल्स आपकी होनी चाहिए, खुद अपना एनालिसिस दें, खुद देखें कि क्या है, ये चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। फिर राइटिंग के साथ साथ एडिटिंग के साथ साथ सॉफ्टवेयर्स पे उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है कि हमारे अब तो ग्राफिक्स से बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, बिल्कुल, उसके ऊपर उनको फिर मीडिया लॉज एंड एथिक्स बताए जाते हैं। क्योंकि हम समझते हैं इंस्टीट्यूशंस, मेरे ख्याल में सारे इंस्टीट्यूशंस जो कि मीडिया स्टडीज़ करवा रहे हैं, कि मीडिया को एक रिस्पॉन्सिबल बॉडी होना चाहिए। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीडिया। तो हम ये चीज़ उनमें जैसे कहते हैं ना कि कूट कूट के भरी जाती है, कि आपने सोशल डेवलपमेंट के लिए काम करना है, आपने नेशनल डेवलपमेंट के लिए काम करना है। हम आज़ादी सहाफ़त की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि आप जो कह रहे हैं उसमें वजन होना चाहिए, आप जो कह रहे हैं उसको आप ओन करें, आप जो कह रहे हैं वो सुनी सुनाई बातों को आगे लेके चलने वाला ट्रेंड जो है वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा हम, क्योंकि अब डिजिटल मीडिया का दौर भी है और आपको पता है सिटीज़न जर्नलिज्म बहुत ज़्यादा, हर शख्स जिसके पास मोबाइल फ़ोन है वो समझता है कि मैं सहाफ़ी हूँ, मैं कुछ भी डाल दूँ बगैर वेरिफिकेशन के, बगैर उससे बड़ी कन्फ्यूजन्स आ रही हैं। हम वहाँ भी ट्रेन करते हैं बच्चों को कि अगर आपने सच्चाई को फैलाना है तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट, आपकी इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप एनालाइज कर सको ये सच है, ये झूठ है, फिर आप उसको टेकअप करो। और झूठ को कैसे ख़त्म किया जा सकता है उसके ऊपर भी उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है। और अभी तक अगर मैं कहूँ कि अगर जिसको आप उनके कॉन्सेप्ट को इतना डेवलप कर देते हो, इतना स्ट्रॉन्ग बना के भेजते हो कि जब वो फील्ड में आते हैं तो मेरा ख्याल है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लेकिन फील्ड के भी कुछ आप कह सकते प्रेशर्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, उनको सिखाने के लिए हम लैब्स भी बनाते हैं उनकी। अभी मैं अपनी UMT की अगर बात करूँ तो हमने अपना TV स्टूडियो रिसेंटली सेट किया है जिसमें हम उनकी ट्रेनिंग करा रहे हैं कि कैमरा पे कैसे काम करना है और आपने कौन सा एंगल लेना है कैसे, और टीचर उनको सिखा रहा होता है। फिर टॉक शो स्टूडेंट्स खुद कर रहे होते हैं, मतलब मेहमान भी खुद होते हैं, मेज़बान भी खुद ही होते हैं, वो सारी प्रैक्टिस उनकी मॉर्निंग प्रोग्राम्स वो कर रहे होते हैं। तो सारा कुछ वो सीख रहे हैं इस तरह से, उनको एक जिसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कहते हैं वो मिल रहा है। तो उनको पता चल रहा है कि कैसे हमने जाके फील्ड में इस चीज़ को लेके आना है। और मुझे लगता है कि जैसे अब एडिटिंग लैब मैंने वहाँ सेट कर ली है, अब डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स पे भी उनको सिखाया जा रहा है कि इनको कैसे यूज़ करना है, आपने अपनी बात को कैसे एम्फसाइज़ करना है उसके ऊपर। इसके साथ साथ रिसर्च करवाना, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इंफॉर्मेशन को डिग आउट करना और सही इंफॉर्मेशन को डिग आउट करना। उसके लिए उनको रिसर्च सिखाई जाती है, उसका प्रोसेस क्या है, पहला स्टेप क्या है, अगला क्या है, और कैसे आप अपने जो है वो कंक्लूजन तक पहुंचते हो, उनकी स्किल्स डेवलप की जाती हैं। तो हमारा फोकस ना सिर्फ उनके क्या स्टूडेंट को फील्ड्स में भेजा जाता है, फील्ड में जाके वहाँ का एक्सपीरियंस करें, वहाँ से जो काम लेकर आते हैं फिर उसको किस तरह से? बिल्कुल, यहाँ पे तो हम उनको स्टूडियो में और अपनी लैब्स में तो सब कुछ सिखा रहे होते हैं। उसके बाद फिर एक और बहुत बड़ा जो हम एक स्टेप लेते हैं इंस्टीट्यूशंस, पर्टिकुलरली UMT में मैंने देखा कि हम उनको इंटर्नशिप के लिए भिजवाते हैं। अब इंटर्नशिप उन्होंने हर उस ऑर्गेनाइजेशन में करनी है जहाँ के लिए उनको भेजा गया है। तो जो रियल टाइम के चैलेंजेस हैं वो वहाँ रह के सीखते हैं और ख़ुद इन्वॉल्व होते हैं सारी प्रोडक्शंस में। तो इस तरह उनकी जो है वो ट्रेनिंग इस तरीके से भी की जाती है कि इंटर्नशिप और फिर मॉक प्रैक्टिस तो ऑलरेडी वहाँ पे चल रही होती है। और उनकी अपनी जो है वो सोशल मीडिया के, हमने बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं
जिन्होंने अपने चैनल्स बना लिए और उस पर वो प्रोडक्शंस बना बना के जस्ट हमें एक दफ़ा दिखाते हैं और उस पर डाल देते हैं। तो इस तरह से एंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए उनको कि आप यू शुड नॉट डिपेंडेंट ऑन चैनल्स और न्यूज़पेपर्स कि वो आपको हायर करें। है, बस आपके अंदर कुछ करने की विल जी, होनी will होनी चाहिए। और आपके पास अच्छी ट्रेनिंग का तमाम वो इंतजाम होना चाहिए, तो बस फिर आपके लिए कोई भी हद नहीं होती है। मैडम, मैसेज क्या देना चाहेंगी स्टूडेंट्स को? मैं स्टूडेंट्स को हमेशा पहले भी और अभी भी आज भी यही कहना चाहूँगी कि जर्नलिस्ट जो है ना वो एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है। वो सोसाइटी को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है, तबाह भी कर सकता है, उसको आगे भी लेके जा सकता है। अल्लाह ने उसके अंदर ये चीज़ रखी हुई होती है और इस पावर को वो वाइजली और सेंसिबली यूज़ करें। उससे आप पॉजिटिव चेंज लेके आएँ, पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट करें, पाकिस्तान की एक पूरी दुनिया में इस तरह दिखाएं कि वाकई ये एक पीसफुल कंट्री है और अच्छे लोगों का कंट्री बिल्कुल, है। हक सच ज़रूर बताएं लोगों को, जिम्मेदारी के साथ बताएं, लेकिन हमेशा पॉजिटिविटी को आगे लेकर चलेंगे तो आपको अच्छी वाइब्स भी आएंगी और आपके मुआशरे में भी एक अच्छा इम्पैक्ट नजर आएगा। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़ा की इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।